but उस दिन like it was totally calm, मतलब it was just like a Sunday morning you can say. ओके, तो जैसे एम हिमल अंदर गया, उसने देखा लाइक क्लासरूम में भी काफी चेंजेस थे, लाइक ऑल द चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन देयर प्लेस, और जो टीचर था वो भी अपने बेस्ट ड्रेस में ड्रेसअप था, और जो हाँ लास्ट बेंचेस में सारे विलेजर्स बैठे थे. सो फिर एम हिमल ने लाइक फिर उसके बाद एम हिमल का टीचर उसको देखता है और बोलता है कि फ्रांस यू फ्रांस आर हियर, हम हाँ मुझे फ्रांस का टीचर लाइक या फ्रांस का टीचर एम हिमल. हाँ ओके, उन्हें देखता है और सो बोलता है वो फिर टीचर बोलते हैं कि ओ फ्रांस यू आर हियर, सो लाइक वी वर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, सो नाउ यू आर हियर सो यू कैन जॉइन अस. तो फिर फ्रांस जाके बैठता है, बट फ्रांस वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, मतलब वो एक्चुअली डांट एक्सपेक्ट कर रहा था अपने टीचर से. हम्म, ओके, सो बट टीचर वाज वेरी काम, तो वो गया, वो जाके अपने बेंचेस में बैठा एंड ही वाज इन अ हरी. तो हाँ उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने रियलाइज किया कि क्लास में कुछ डिफरेंट है, और तो फिर उसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक बेंचेस में सारे विलेजर्स थे जो यूजुअली एम्प्टी होते थे जो बेंचेस. ओके, एंड जो फ्रंट में था वो एम हेमल था, वो भी काफी अलग से ड्रेस था, काफी टेंस भी दिख रहा था. तो फिर उसके बाद एम हेमल ने अपना स्पीच स्टार्ट किया और फिर उसने सब कुछ बताया कि लाइक टुडे इज द लास्ट लेसन, एंड देन ही स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द लेसन. तो फिर और उस दिन एक डिफरेंस था कि लाइक यूजुअल क्लासेस में ना एम हैमल को बच्चे पसंद थे और नहीं बच्चों का एम हैमल पसंद था. हाँ बट उस दिन बच्चों को लाइक लगा कि लाइक स्पेशली फ्रांस को लगा कि मतलब एम हैमल काफी अच्छे से समझा रहा था, काफी अच्छे से सब कुछ करवा रहा था, और मतलब मतलब उन लोग को पूरी एक्चुअली अटेंशन समझ आ रहा था सब दे रहा कुछ. So it was basically the last lesson. Yeah. था So like basically उस दिन उन्होंने realize किया कि that they have, मतलब बहुत ज़्यादा time उन लोगों ने ऐसे ही like lose कर दिया, मतलब they were not serious about their studies, they were not serious about learning their own language, and the own language is basically the key to the prison. हाँ So yeah, that's it. सही एकदम सही बढ़िया आपने एकदम समरी बढ़िया दी। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि जो जो ऑथर हैं इसके वो याद रखना अल्फांसो ड्रॉडेट है क्योंकि उन्होंने ही लिखा है और वो नरेट करते हैं 1870 की बात जब फ्रैंको प्रशियन वॉर में फ्रांस अपने दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन को हार गया था जर्मनी को। ठीक है, प्रशिया का मतलब यहाँ पे जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन वॉर मतलब फ्रेंच और जर्मनी की वॉर। तो उन्होंने क्या करा जब दो डिस्ट्रिक्ट जब जर्मनी के हाथों में चली गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए यहाँ से फ्रेंच भाषा हटाइए, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेंगे और जर्मन भाषा पढ़ेंगे। कितने अच्छे से आपने समरी दी। मैं देखो मैं लड़खड़ा रहा हूँ उसको बताते हुए और आप एक बार भी नहीं लड़खड़ाए तो ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप जितने भी फ्रांस के टीचर्स हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं उनको कहा आप चले जाओ उन दो डिस्ट्रिक्ट में, उनकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो एम हैमिल को भी उन्होंने बोला जाने के लिए। तो वो ही दिन था जब फ्रांस फिर से लेट हो रहा था स्कूल के लिए और उसका दिल नहीं था जाने का क्योंकि वो नेचर से बहुत ज्यादा टेम्प्ट होता था। मतलब उसको नेचर बहुत पसंद था, वो चाहता था वो बर्ड्स को देखे, बाहर घूमे। इवन उसको सोल्जर्स की ड्रिलिंग भी मधुर आवाज जैसी लग रही थी। ही वाज वेरी गेटिंग अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग विद नेचर बट ही डिड नॉट वांट टू लाइक इतनी गर्मी थी इसलिए ही वो गया उस दिन। बहुत कोइंसिडेंस था कि वो गर्मी की वजह से गया क्लास में और वो डरा हुआ था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का होमवर्क नहीं करा था। और वहां पे जाके जब वो जाता है तो देखता है कि आम दिनों की तरह तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आम दिनों में तो टीचर स्केल से रूलर से उस पे टेबल पे रैप करता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिजन में किसी चीज को रिपीट करते हैं जैसे लेसन्स को। जैसे कि आपने भी देखा होगा हमारे स्कूल्स में भी लोग मतलब बच्चे एक साथ तो नहीं पढ़ते, एक बच्चा पढ़ता है बाकी सारे बच्चे सुनते हैं। तो वहां पे हो सकता है कोई चीज यूनिजन में रिपीट कर रहे हो और मतलब ऐसे होता है। लेकिन आज बहुत शांति थी तो वो जब उसे पता चलता है कि वो आखिरी लेसन है तो उसे बहुत रिग्रेट होता है। और उसे रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि उसने फ्रेंच भाषा को ढंग से नहीं समझा था और अब उससे उसका अधिकार छीन लिया गया था। मतलब जैसे कि सपोज मैं आपको कुछ खाने के लिए दूं और आप वो उस चीज को ना खाओ, लेकिन मतलब चाहे आप लेजीनेस दिखाओ या कुछ भी दिखाओ लेकिन आप उस चीज को ना खाओ, लेकिन मैं फिर आपसे थोड़े टाइम बाद वो चीज वापस ले लूं, आपको उससे खाने का हक ही ना दूं, तो फिर आपको अफसोस होगा ना। तो सेम वे में उसको अपनी भाषा के लिए अफसोस था कि उसने नहीं सीखी थी क्योंकि उसके पास इतने मौके थे, वो बचपन से स्कूल में पढ़ रहा था और आज उसका आखिरी दिन था लेकिन उसको नहीं आता था। और
एज अ की टू देयर प्रिजन का मतलब है कि वही एक चीज है जो कोई भी जर्मन अथॉरिटी उनसे नहीं छीन सकती। जर्मन अथॉरिटी उनसे उनके घर छीन सकती है, उनकी इंडिपेंडेंस छीन सकती है, उनकी इवन उनके टीचर्स को उनसे छीन सकती है, उनके स्कूल्स को छीन सकती है, और सब कुछ छीन सकती है। उनकी प्रॉपर्टी से लेकर उनके पैसे से लेकर हर चीज पे इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को एनेक्स करती थी तो बैंड बजा देती थी उस कंट्री की, जैसे इंडिया की बजाई थी ब्रिटिशर्स ने, और फिर हमने आजादी ली थी बड़ी मुश्किल से। तो उसको कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री को अपने अंदर एनेक्स करेगी तो उसको एक्सप्लॉइट ही करेगी। और लेकिन एक फ्रेंच भाषा ही एक जरिया था जो कि कभी भी कोई भी जर्मन अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती। और इवन मतलब वो इतना ज्यादा परेशान होता है, सोचता है, रिग्रेट करता है कि वो ये बोलने को शुरू हो जाता है, ये सोचने को शुरू हो जाता है कि क्या वो एनिमल से, नेचर से, और एग्जांपल देता है पिजन से भी क्या जर्मन में बात कराएंगे, क्योंकि उसे अफसोस था कि क्यों उससे उसकी लैंग्वेज को छीना जा रहा है। और इसका सिर्फ यही मतलब था कि वो एक रेजोल्यूशन अपने दिल में तैयार कर रहा था कि वो अब वो शायद सीखेगा। उसको एक टेक्स्ट बुक भी दी थी, जो कि इतनी सारी टेक्स्ट बुक पे लिखा था ये एल्सेस फ्रांस, जो कि झंडों की तरह लग रहे थे, एज फ्लैग देवर। जब वो एक साथ सारे टेबल्स पे लगे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब दे आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लैग्स ऑन द टेबल्स, मिनी फ्लैग्स ऑन द टेबल्स। सो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा नेशन पे क्या कहते हैं, रिग्रेट के ऊपर बेस्ड है, और इंस्टेंट एक्शन के ऊपर बेस्ड है कि हमें कोई भी चीज टालनी नहीं चाहिए, और कैसे अगर हम उसे टालते जाते हैं तो एक दिन वो हमसे छीनी भी जा सकती है। तो बेसिकली ये क्रक्स है, और ये एक बहुत अच्छी समरी भी है जो आपको मैं दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं एग्जैक्टली ये समरी को यहाँ पे नरेट नहीं करना चाहता, वरना इसका मजा खत्म हो जाएगा जब आप पढ़ोगे। और तो कैसी लगी आपको समरी, आपको समझ आया? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करते हैं। मैंने सोचा था बहुत सारे 2-3 लोग तो होंगे, लेकिन सॉरी आपको ये क्लास अटेंड करनी पड़ रही है अकेले ही। सो कि आई गेस बेसिकली टाइमिंग की वजह से मतलब दे नॉट एबल टू जॉइन। देखते हैं, कुछ बात करते हैं अगर टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली हर किसी का ना अपना टाइमिंग है, इन द सेंस कि मैं तो रात को भी कंफर्टेबल हूँ, रात को 9 PM के बाद। लेकिन किसी की क्लास हाँ। है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कोई बात नहीं, हम टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ग्रुप से। तो ओके। अ, सबसे पहले कि आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा, जो आपका, अगर आपने देखा होगा 2020 का, इस साल का जो सैम्पल पेपर था जो सीबीएसई ने रिलीज करा था, उसमें भी एक 6 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो हालांकि आपका पैटर्न बदल गया है, आप अपने नए पैटर्न को जरूर देखना, जो मैंने वहाँ पे github.com में जो आपका लिंक है उसमें पूरा मैंने पैटर्न डाला है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये आने की पूरी पूरी वो है, फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, सो व्हाट कुड दिस मीन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? ओके सो बेसिकली लाइक जब एम हैमल उन्हें जब उनका जब लास्ट लेसन दे रहे थे, तो फिर जो बाहर मतलब फ्रांस से देखा कि बाहर द पिजन्स वर सिंगिंग। ओके सो उस टाइम वो देखा उन्होंने, तो फिर दैट थॉट दैट हिट इन हिज माइंड कि लाइक जो मतलब क्या बोले, जैसे कि जो भी अथॉरिटीज है वो लोग सबको लाइक जर्मन में बोलने के लिए कर रहे हैं, फिर मतलब हाँ, उनके सारे टीचर्स को भी हटाया जा रहा है, लाइक एवरीथिंग विल बी इन जर्मन एवरीथिंग। तो यस। फिर वो थॉट उनके माइंड पे हिट करते हैं कि लाइक अभी क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने के लिए फोर्स करेंगे क्या। सो बेसिकली दैट्स द थिंग। हाँ, तो इसके लिए ये क्वेश्चन है जो कि आपको पक्का आएगा, और इसका मैंने स्पेशली यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, तो इसको जरूर जाके देखना। इसके बाद और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ एक बार, इसमें कोई बात नहीं है। ये रहा स्पेशल, ठीक है। तो France thinks will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? There could be more than one answer. So basically, language is inherent to culture and identity. The authority of human beings is restricted to only
false boundaries that can be controlled. मतलब लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर, मतलब कि जैसे इंडियन कल्चर है तो हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी आइडेंटिटी के साथ. सो अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉल्स बाउंड्रीज दैट कैन बी कंट्रोल्ड. जैसे कि उन्होंने जर्मन लोगों ने उन पे एनेक्स कर लिया, उनको उस पर कब्जा कर लिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे फ्रांस की, तो वो हो सकता है. नेचर एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय सम सुपरफिशियल लॉज ऑफ द विलफुल पीपल. मतलब जर्मन लोग चाहें तो भी नेचर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते. वो पिजन्स को नहीं रोक सकते हैं, वो नेचर को नहीं रोक सकते हैं, वो रिवर्स के कोर्स को नहीं बदल सकते हैं. तो और इवन हम भी एज ह्यूमंस फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस मन में सोचता है कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन में बुलवाएंगे, क्या वो एनिमल्स को भी जर्मन में बुलवाएंगे. लेकिन एक्चुअली पिजन से उसका सिंबलिज्म था नेचर की तरफ, और नेचर इज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर. तो वो पिजन्स की तरफ डायरेक्ट करके एक्चुअली अपने बारे में सोच रहा था कि वो क्या हमसे भी हमें भी बदल सकते हैं, क्या वो जर्मन में बुलवा सकते हैं, क्या क्या वो पिजन्स को भी बुलवा सकते हैं, क्या वो नेचर के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या. और इसका यही मतलब था कि वो उनके अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, और वो एक रेजोल्यूशन अपने हार्ट में तैयार कर रहा था, अपने माइंड में तैयार कर रहा था कि वो अब सीखेगा, अब करेगा, और अब वो कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने देश फ्रांस के लिए कुछ ना कुछ करेगा. और ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस could possibly mean that however hard the authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, मतलब जो 2 डिस्ट्रिक्ट वो हार गए फ्रांस के लोग फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी को, तो क्या वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिस सेंटेंस could possibly mean that however hard the authorities try, कितना भी कोशिश कर लें वो to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. मतलब उनके दिल में जो फ्रेंच भाषा के लिए इज्जत है, जो फ्रेंच भाषा के लिए उनके दिल में प्यार है, वो कभी भी जर्मन भाषा रिप्लेस नहीं कर पाएगी. फ्रेंच फ्लोज इन द एयर एंड एंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद दिस इफेक्ट. इतने मुश्किल वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इम्ब्यूड और ये सब, लेकिन आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. मैं तो कहूंगा कि हर आंसर अपने आप लिखो, और अगर आपको बड़े आंसर लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट करो. ऐसा ही मैं करता था. अब मैं क्या करता था, कोई भी जैसे बड़ा क्वेश्चन होता था तो एक कॉपी रखता था अपने पास. जैसे आपके पास गूगल डॉक्स है, आप कॉपी भी रख सकते हो, उसकी इमेजेस शेयर कर सकते हो गूगल डॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट गूगल डॉक्स में लिख सकते हो लैपटॉप के थ्रू. बहुत एफिशिएंट है. तो उसको पॉइंटर्स में ब्रेक कर लो कि अच्छा बाय पिजन्स रेफर टू नेचर एंड क्या वो, मतलब उसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करो, ताकि आप जब अपने पेपर के लिए जाओगे तो आप उस गूगल डॉक्स को प्रिंट कर सकते हो. कितने पेजेस बनेंगे, हार्डली हमारे विस्टास उसमें मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पेज बनेंगे, और बैक टू बैक वो 2 पेज में कवर हो जाएगा. तो आप उसको लेके जा सकते हो अपने एग्जाम के थ्रू, अपने यूनिट टेस्ट के थ्रू. और अब तो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन सब कुछ बदल चुका है. लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, और ये मेरे को तो बहुत अच्छा रहा. मैं जब अपने कजन्स को बताया तो पहले उनको याद नहीं रहता था. वो क्या करते थे कि हम आधे क्वेश्चन भूल जाते हैं, आधे आंसर भूल जाते हैं. तो उसका सिर्फ ये है, मैं उनको पॉइंटर्स बनवाता था. मतलब एक 6 नंबर के क्वेश्चन को मैं ऐसे 6 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में ब्रेक करवाता था, और उसके बाद उन 4 पॉइंट्स को भी तरीकों मेमोराइजेशन टेक्निक से याद करवाता था. जैसे कि उनके फ्रंट लेटर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड में बना के, वो मैं आपको भी बता दूंगा. और उसके बाद वो जब जाके अपने क्वेश्चन पेपर में जैसे ही वो क्वेश्चन को देखते थे, उनको वो याद आ जाता था. जैसे कि सपोज हमने एक एक्रोनिम बनाया कार्ड किसी बड़े क्वेश्चन के लिए, और वहाँ पे जाके कार्ड अपने क्वेश्चन पेपर अपने आंसर शीट पे लिख लेते थे. और उस कार्ड से वो सी से कुछ स्टार्ट होता है, ए से कुछ स्टार्ट होता है कोई वर्ड, और आर से कुछ स्टार्ट होता है, डी से कुछ स्टार्ट होता है, और उस वर्ड से पूरा वो एक बड़ा पॉइंट निकाल लेते थे, ए से बड़ा पॉइंट निकाल लेते थे. तो ये सब मेमोराइजेशन टेक्निक्स हैं, एक से कनेक्शन होता है हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में. तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा. सो द सेंटेंस could possibly mean that however hard the authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, so the districts थी जो हार गए थे, the natural status of French for them will remain unchanged. जो natural status है वो कभी भी बदलेगा नहीं. French flows in the air and the entire place is imbued with this effect. मतलब French की उनकी भाषा है, वो वहाँ की हवा में है. वहाँ की हवा में मतलब कि वो वहाँ की मेमोरी में है, वो वहाँ की भाषा है. वहीं और वो लोग फ्रेंच मैन, फ्रांस के लोग फ्रेंच मैन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं. तो वो वहाँ की भाषा है. इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट्स इन जर्मन, द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज लाइक द कूइंग ऑफ पिजन्स. मतलब हम कितना भी चाहें, हम पिजन से जर्मन भाषा या कोई भी भाषा नहीं बुलवा सकते, वो हमेशा कू ही करेंगे. वैसे ही ये फ्रांस सोचता है कि चाहे वो बच्चों को, बड़ों को, चाहे
बच्चों को चाहे वो जर्मन भाषा भी सिखाएं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट की तरह ही रह जाएगा और वो असली में फ्रेंच भाषा ही बोले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे पेपर में भी आया था, मेरे से पहले वाले में भी आया था, मैं देख रहा था जो आपका सैंपल पेपर है उसमें भी था। तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि जूम लिमिट का टाइम एक्सपायर हो गया। हाँ, क्या आया था नोटिफिकेशन? कि जूम इसका मीटिंग का टाइम इज ओवर, मतलब। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ओवर हो गया होगा अभी, ओवर हो जाएगा तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की मतलब खास बात यही है कि मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पहले कर रहे थे तो व्हाट्सएप में जैसे आप पहले आपसे 4 लोग आए, है ना, तो उन लोगों जब आप आते तो आप ये मैसेजेस नहीं देख पाते, लेकिन अब जब आप आए हो तो आप सारे मैसेजेस देख पाओगे, और कोई भी नया मेंबर आएगा तो वो भी हम सबकी डिस्कशन और हम सबके जितने नोट्स हम डालेंगे, जितने हम डालेंगे, सब वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर कुछ होगा तो मैं यहीं पे लिंक डाल दूंगा, अगर ब्रेक हो जाएगा कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ, आपको समझ आया ये? हाँ। तो बेसिकली ये जो आंसर था वो 6 मार्क्स का आपने बताया, बट अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स काफी छोटा लग रहा है, मतलब हाँ आंसर का हाँ, टाइम। बिल्कुल, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ दिया है, एक ब्रीफ। ये आंसर तो आपको लिखना है, और उसके बाद जब आप आंसर लिख लोगे तो मैं आपको एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करूंगा जो 6 मार्क्स तक का जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ दिया है कि जैसे केक होता है तो केक के ऊपर क्रीम होती है, उसके नीचे ब्रेड होती है, उसके नीचे क्रीम होती है, उसके नीचे ब्रेड होती है, तो मैंने आपको सिर्फ ये क्रीम 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 लेयर दे दी है, ठीक है। ओके। ब्रेड आप तैयार करो, और फिर मैं उस पूरे केक को चेक करूंगा, और मैं आपको एक बढ़िया आंसर दूंगा। और हम ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हम बाकी गाइड से ना रेफर करें, बीबीसी से ना रेफर करें, एग्जाम आइडिया से ना रेफर करें। हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना दिमाग चलाएं, ताकि हम अगर भूल भी जाएं वहां पे जाके, क्योंकि बहुत लोग रट के जाते हैं तो भूल जाते हैं, अगर हम भूल भी जाएं तो हम कुछ ना कुछ लिख पाए, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं कहानी से। ठीक है, आगे देखें। हाँ। अब हम कौन सा, अब आप बताओ कि आप कौन सा इसमें से डिस्कस करना चाहते हो। दिख रहे हैं आपको पीडीएफ? हाँ हाँ। नंबर सेकंड, हाँ, second one. What सेकेंड। happens to a linguistic minority in a state? हाँ How do we think? हाँ, तो और नंबर थर्ड भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज ये फुल अच्छे हैं, स्टॉप। अच्छे, क्योंकि हम जितना इनको डिस्कस करेंगे उतना समझेंगे। तो व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? फॉर एग्जांपल, पंजाबीज इन बैंगलोर, तमिलियंस इन मुंबई, कनाडिकाज इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता दूं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ओके। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में है। जो थर्ड क्वेश्चन आपने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? चलो आपसे ही बात करते हैं। आप असम में रहते हैं। या। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त असम में रहता है, वो म्यूजिक परस्यू कर रहा है, उसका नाम कृष्ण है। तो एक कोइंसिडेंस है कि आप भी असम से हो। तो आप बताओ, आप प्रॉपर असमी हो? मेरे को कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मारवाड़ी हूँ। हाँ, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैलिड है आपके ऊपर, है ना। या। आप बताओ, अब देखो, मैं तो यूपी में पैदा हुआ था और यहाँ पे दिल्ली के पास रह रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इतना बड़ा शिफ्ट नहीं है। अगर मैं तमिलनाडु में रह रहा होता, या बैंगलोर में रह रहा होता, या कहीं और रह रहा होता, तो मैं बताता आपको। लेकिन आप बताओ इसके बारे में, आपको क्या लगता लाइक बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक माइनॉरिटी ग्रुप हो, ओके, तो लाइक आपको जो जो मेजोरिटी ग्रुप होता है आपको उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से चलना पड़ता है, लाइक आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, मतलब यू हैव टू गो विद देम। कि अगर आप उनके साथ अच्छे से रह रहे हो देन यू कैन स्टे इन पीस। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर कर दो, लाइक कुछ उनके बारे में बोल दो, कुछ उनके अगेंस्ट कर दो, तो फिर लाइक इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। मतलब उन लोग मतलब काफी ज्यादा वो हो जाते हैं कि हमारी जगह में रह के हमारे बारे में कैसे बोल लिया।
तो फिर वो चीज, और बेसिकली चीज असम में बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम में मतलब सबसे ज्यादा आई फील दैट। अच्छा, तो फिर इसलिए तो आप असम में कब मूव हुए और क्यों मूव हुए? नहीं, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम। अच्छा, ओ, ओके। नहीं, लेकिन आपकी हिंदी से तो नहीं लगता, ऐसे हिंदी तो एकदम सही है आपकी, है ना? या लाइक मेरी फैमिली, लाइक फैमिली में तो हम सब हिंदी में बात करते हैं ना, इन द ओके, ओके। फैमिली। एंड हाँ, आवर मतलब ऑलमोस्ट हमारी पूरी फैमिली असम में ही है, तो अब आपने एक बात देखी कि हाँ, ये जो आपका कंटेक्स्ट है ये पूरा का पूरा लास्ट लेसन से जुड़ रहा है, जैसे कि नॉट कंपेयरिंग असामीज लैंग्वेज टू जर्मन लैंग्वेज और एनीथिंग, बट एक कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है बाहर, तो असम में कोई और लैंग्वेज बोली जाती होगी, जैसे कि असामीज, है ना? और आप या अपने घर में अपने इंटरनल अपनी अपनी भाषा यूज करते हो, हिंदी, जो आप मतलब जो आपकी मदर टंग है, ठीक है? तो या you have kept that language alive. So similarly, same resolution फ्रांस के दिल में था, तो ये भी आप अपना ऐड कर सकते हो। आपका होमवर्क है कि इस जो ये क्वेश्चन है, इसका बहुत अच्छा सा आंसर, इसका और इसका भी अभी ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में दो क्वेश्चन है, इन दोनों को आप सोच समझ के इनको लिखो, पहले पॉइंट्स बनाओ अपने पास, फिर इसको पॉइंट्स को एक्सपैंड करके लिखो, और फिर आप मेरे को बताना जब आपने कंप्लीट कर लिया। ओके। ठीक है। तो आपने अच्छा इसका आंसर दे दिया मेरे को, आपका आंसर कंप्लीट हो गया इसका, लिंग्विस्टिक वाले का। या ठीक है, अच्छा था, अच्छा था। ये वाला भी बहुत अच्छा है। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो दैट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मींस? व्हाट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म? शोविनिज्म के ऊपर तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसको आप एक बार रिसर्च करना, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? मतलब जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स अपनी लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो बाकी लोग वहाँ आते हैं उनको कम प्रेफरेंस देते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, अबाउट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अगर मैं आज उठ के साउथ अफ्रीका चला जाऊंगा, तो तो भी तो भी तो क्या मैं अपने अपनी बहुत ज्यादा जब अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहूंगा। जैसे हम नॉर्थ इंडियंस, जस्ट नॉट जनरलाइजिंग बट अपने बारे में बता रहा हूँ, कि मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हम वहां जाते हैं तो वो लोग हिंदी में नहीं बोलते, और हम लोग तमिल में नहीं बोलते। तो व्हाट डू या यू थिंक, एक मिडिल ग्राउंड पे मतलब आना ये चाहिए कि चीज, नहीं आना चाहिए? या हाँ, लाइक तो दिस इज द थिंग, मैंने भी सुना है कि लाइक इफ यू गो टू साउथ, मतलब वो लोग बेसिकली हिंदी प्रेफर नहीं करते एंड वी कांट स्पीक इन तमिल, सो तो आई थिंक कि इसका इस क्वेश्चन का यही एक 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 लाइन का ही आंसर है कि एक प्राइड तो अच्छी बात है यार। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हिंदी हमारी प्राइड है, हमारी भाषा है। कोई अगर साउथ से आ रहा है तो तमिल, तेलुगु, सारी अलग अलग भाषाएं मेरे को पता है अब, तो वो उनकी प्राइड है। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट करें बाहर के लोगों से, बाहर के देश के लोगों से, या नीचे जाके साउथ में भी, तो हमें एक मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए। उन लोगों को भी आना चाहिए, हम लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, तो यही या है इसका आंसर, मिडिल ग्राउंड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बताओ, क्या सोचते हो आप इस क्वेश्चन में? लाइक बेसिकली उन लोगों को अपने लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस रियलाइज हुआ, एंड द रियलाइजेशन वाज टू लेट, मतलब कि लाइक व्हेन एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट लास्ट ओवर, लेसन उसके फिनिश। बाद उन्हें रियल, या व्हेन एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट ओवर, मतलब जब लाइक जर्मन ने पूरा लाइक कंट्रोल ले लिया, फिर उसके बाद जब एक्चुअली मतलब उनको फ्रेंच से हटा दिया गया, लाइक ऐसा हो गया कि दे कांट लाइक लर्न, दे कांट स्टडी फ्रेंच, मतलब वो बोल नहीं सकते, वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, वो सीख नहीं सकते। तब उन्हें वो चीज रियलाइज हुआ कि मतलब उनका लैंग्वेज एक्चुअली बहुत प्रेशियस था, बहुत अच्छा लैंग्वेज था। एंड देन इसमें ऑथर दो तीन लाइन में मतलब लैंग्वेज को बहुत अप्रिशिएट भी करते, दैट फ्रेंच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हम्म। सो दैट्स द थिंग। हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि व्हाट शोज यू दिस में
कि जो पीपल हैं वो रियलाइज करते हैं, सडनली रियलाइज, मतलब आखिरी दिन पे ही रियलाइज करते हैं कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्रीशियस है। उससे पहले तो जो बच्चा था वो पढ़ना नहीं चाहता था, वो लेसन को बंक करके नेचर में जाना चाहता था, नेचर में बैठना चाहता था। जो टीचर था वो भी कभी कभी लीनियंट हो जाता था, छुट्टी मार लेता था। जो पेरेंट्स थे वो लोग अपने बच्चों को फार्म पे भेजते थे पैसा कमाने के लिए, थोड़ा और पैसा आ जाए घर पे इसलिए। लेकिन आखिरी दिन पे अगर आप देखोगे क्या वो दिखाता है, ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर, कितने सारे लोग, सब लोग पीछे बैठे हुए थे क्लास के, अगर आपने पढ़ा था लेसन, है ना। हाँ हाँ तो और अपनी प्राइमर लेकर, तो ओल्ड हाउसर अपनी प्राइमर लेके बैठे थे। प्राइमर का क्या मतलब होता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी बुक, मतलब प्राइमरी क्लास के लिए जो बुक होती है ना फ्रेंच लैंग्वेज की, वो लेके लाए, वो हाँ लाए हुए थे। तो मतलब वो दिखाता है कि वो कितना ज्यादा इस वक्त उनको रिग्रेट हो रहा था, और वो उनको एकदम रियलाइज हो रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे छीनी जा रही थी वो लैंग्वेज, है ना। और वो अब लेकर आए थे उसको, उस प्राइमर बुक को पढ़ रहे थे। और जो हमारे ये हैं टीचर हैं, एम हैमल हैं, ये एक कितना अटेंटिवली पढ़ा रहे थे, हर बच्चे पे फोकस दे रहे थे कि आखिरी बच्चे के उस तक, जब तक आखिरी बच्चे ने नहीं उनको सुना दिया आंसर्स और वो सब, अगर आप देखोगे तो वो तब तक नहीं गए, आखिरी रिपीटेशन तक वो रुके। और इवन वो सबके लिए कॉपीज, टेक्स्ट बुक्स लेकर आए थे, उस पर लिखा था एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस, जो कि एंड में जो ऑथर है वो अल्फांसो डॉडेट है, जो बताते हैं कि एंड में वो एक फ्लैग्स की तरह लग रहे थे, कि वो सब मिनी फ्लैग्स की तरह थे टेबल्स पे सजे हुए। और जो फ्रांस था वो कितना अटेंशन के साथ, कितना ध्यान के साथ पढ़ रहा था, अपनी जान लगा रहा था पढ़ाई में, एकदम सब लोग, मतलब पेन्स की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी सिर्फ। कोई जब कोई इंसेक्ट जब कमरे में आया, तो पहले क्या होता था कि सारे लोग भाग जाते थे, भाग नहीं, सारे लोगों का जो अटेंशन था वो भाग जाता था। अटेंशन यूज्ड टू गो go out from the class over to the object that has entered through the window. But now what has happened is कि किसी ने उस जो भी एंटर हुआ इंसेक्ट, उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और हर कोई सिर्फ एक आवाज थी, स्क्रैचिंग ऑफ पेन। ना कोई किसी को डरा रहा था, जैसे एम हैमिल पहले, मतलब वो रूलर से सबको डराते थे और रैप करते रहते थे उसको टेबल पे। वो भी बहुत प्यार से पढ़ा रहे थे, उन्होंने आज फ्रांस को नहीं डांटा, क्योंकि वो जानते थे कि आज ये सब चीजें आर्बिट्रेरी है, किसी को उसको, वो जानते थे कि आज वो किसी को डांट कर भी कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ चाहते थे कि वो आज आखिरी दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, वो जो लेसन था, अपना आखिरी लेसन था, वो ऐसा दें कि हर कोई, हर किसी के दिल में एक रिस्पेक्ट जाग जाए अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, एक रिस्पेक्ट जाग जाए अपने नेशन के लिए, और समझ पाए कि अब आगे चल के जो रास्ता है वो फ्रेंच भाषा के थ्रू ही है, वही उनके प्रिजन की है। और इसलिए वो डिस्क्राइब करते हैं, जो आपने बताया, एकदम सही बताया, कि मोस्ट लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और समझ आया आपको ये आंसर? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इवन हम जब सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे फ्लेमिंगोस विस्टास के, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे बैठ के, ठीक है। और उसमें हम आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार ये जर्मन वाला कू वाला, तो ये जो पिजन वाला क्वेश्चन है तो आता ही है, और कभी कभी जब पिजन वाला नहीं आता तो ये रिपीट होता है। और मैं भी मतलब हैरान हो गया था कि ऑल्टरनेट में चल रहे थे, कि एक साल ये आया, एक साल ये आया, एक साल ये आया, एक साल ये आया। तो 6 नंबर बट तो मैंने आपको दिए। बेसिकली आई थिंक इस साल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लाइक हाँ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मैंने देखा था। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप में वो मतलब क्या चीज पूछ सकते हैं कि बेसिकली आपको जो चैप्टर है ना उसकी बारीकियों पे ध्यान देना है, कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे कि जिसके लिए मैंने आपको ये एक समरी कार्ड भी दिया है। ये समरी कार्ड आपने देखा था? हाँ इस समरी कार्ड में मतलब सारे कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन है, और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे को कहीं से मिला है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, और इसको आप देखना। आपने अभी इसको पढ़ लिया है एक बार आप इसने नहीं आपने, नहीं, बस देखा था मैंने। तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंस्टांशिएटेड है, इन द सेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है आपको, जिससे आप उसकी पर्सनालिटी समझ पाएंगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि हमें फ्रांस का कैरेक्टर स्केच चाहिए,
या फिर हमें एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच चाहिए, या फिर हमें उस लास्ट लेसन से पहले का कंडीशन और लास्ट लेसन के बाद का कंडीशन का कैरेक्टर स्केच चाहिए, कैरेक्टर स्केच तो नहीं, सिचुएशन स्केच चाहिए, तो आप यहाँ से दे सकते हो कि जो एम हैमिल थे वो एक यूजुअली एक्सपेक्ट टीचर थे, और बर्लिन से नोटिस पास हुआ था कि अब एल्सेस और लॉरेन जो कि दो डिस्ट्रिक्ट से जो वो हार गए थे, वहां पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और अ, जो एम हैमिल थे वो इसलिए आज उनका लास्ट लेसन था तो वो सेरेमोनियल अटायर में आए थे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस कलर का था या क्या था। तो ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, ब्लैक सिल्क हैट थी, तो इसको आप याद रखें। और वेरी वो उस दिन बहुत पेशेंट थे और काइंड थे स्टूडेंट्स के साथ, और हर बच्चे के लिए नोटबुक बना के लाए थे, उस पर लिख कर लाए थे एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस। और ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा केयर कर रहे थे अपने आखिरी लेसन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए। और वो इमोशनल आते हैं एंड में, कुछ बोल नहीं पाते हैं और उनका गला भर जाता है, और वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं विवा ला फ्रांस, और हमारा लास्ट लेसन खत्म हो जाता है, डिसमिस कर देते हैं क्लास को। तो ये था एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच। अगर फ्रांस का देखें तो फ्रांस हमेशा लेट होता है स्कूल के लिए, केयरलेस बच्चा है, अच्छा बच्चा है लेकिन केयरलेस है, आ, हमेशा डिसाइड करता है कि इस पे हम स्पेंड करते हैं डे को आउटसाइड, डरता है कि उसने होमवर्क नहीं करा है और डांट पड़ेगी उसको। और दो दो फैक्टर्स हैं कि वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता या लेट हो जाता है। एक तो उसे नेचर बहुत ज्यादा टेम्प्ट करता है, और एक दूसरी बात, उसे वो कभी भी होमवर्क नहीं करता है, नोबिता जैसा है, और उसे डांट पड़ने का डर रहता है। ठीक है, तो ओके। उस दिन उसको पार्टिसिपल्स का होमवर्क मिलता है लेकिन उसने नहीं करा होता है, और वो जानता है कि उसको डांट पड़ने वाली है, तो इसलिए वो सोचता है कि आज ना जाए, लेकिन बाहर इतनी गर्मी होती है कोइंसिडेंटली कि उसको जाना ही पड़ता है। और जब वो देखता है कि इतनी सारी क्राउड बुलेटिन बोर्ड पे है, और तो वो उसे अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है, फटाफट भाग के जाता है। और जब वो क्लास में पहुंचता है तो सोचता है कि हबड़ा दबड़ी होगी और वो आराम से छुप के जा पाएगा, क्योंकि इतना शोर होगा, बच्चे यूनिजन में रिपीट कर रहे होंगे, जो एमएमएल है वो शोर मचा रहे होंगे अपने स्केल से, रूरल से रैप कर करके। लेकिन वो दिखता है कि एकदम हर कोई बहुत शांत है, थोड़ा दुख का माहौल है, थोड़ा बहुत शांत काम माहौल है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है। और सरप्राइज हो जाता है चेंज सिनारियो ऑफ द क्लासरूम से। और जब उसे पता चलता है कि आज उसका आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन है फ्रेंच हेलो। भाषा का। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज मेरी? आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आवाज बहुत कट रही है बीच बीच में। अच्छा, तो कहाँ तक आया था? एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच तक हो गया था। हाँ हाँ, और like almost कौन से पॉइंट पे? surprised by the change, अच्छा, surprised by the change in the scenario, fifth point तक। अच्छा, अब आ रहा है आवाज? या एकदम आप जैसे अगर कटे आवाज तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? हाँ। और इवन मैं ट्राई करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाए तो अच्छा होगा, बहुत है ना? या हाँ, ठीक है। तो वो सरप्राइज हो जाता है बाय द चेंज सिनारियो ऑफ द क्लासरूम से, और एक ग्रिम रियलाइजेशन उस पर डॉन करती है। डॉन मतलब उसको समझ आता है, और कि आज उसका लास्ट लेसन है, आज उसका लास्ट चांस है, उसने इतना टाइम खो दिया। वो अपने टीचर को फाइनल बिड बिड एडियो करता है, मतलब बेसिकली गुड बाय बोलता है, उसका टीचर लास्ट लेसन को डिसमिस करता है। और एंड में वो दो चीजों के साथ रह जाता है, एक रियलाइजेशन के साथ, उसने कितना उसको अब क्या करना है, उसको अपनी फ्रेंच भाषा से जुड़ना है, उसको क्या वो एक नेचर का पार्ट है। और जर्मन के लोग, चाहे वो सब्जेक्ट की तरह जर्मन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा उनके साथ रहेगी, उनके मन में रहेगी, और वो उसे सीखेगा। अब वो उन्हें सीखेगा, जबकि उसके पास कोई स्कूल नहीं होगा उसे पढ़ाने के लिए ये वाली लैंग्वेज, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, लेकिन अब वो जरूर सीखेगा क्योंकि उसके मन में एक रेजोल्यूशन है, एक डिटर्मिनेशन है। और सेकंड बात, वो एक रिग्रेट के साथ रह जाता है, रिग्रेट कि उसने इतना टाइम वेस्ट करा, इतना टाइम उसने बाहर बिताया, नेचर के साथ बिताया, लेकिन वो नहीं उसने करा, नहीं उसने सीखी इतना टाइम लगा के भी फ्रेंच भाषा, फालतू की चीजों में उसने टाइम वेस्ट करा। सो ये थे कैरेक्टर स्केच दो। ये समझ आ गया आपको दोनों कैरेक्टर स्केच? हाँ अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तक अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ। बेसिकली आई थिंक मतलब 1 आवर क्लास होगा। हाँ 1 आवर क्लास होगा आई गेस बेसिकली। हाँ हाँ।
1 आवर क्लास होगा और इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क आप सबमिट करोगे और फिर अगला क्लास होगा परसों, और ऐसे चलेगा। और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी दूंगा, बीच बीच में चीजें रिकॉर्ड भी करके देता रहूंगा, ठीक है, जो मुझे लगेगा या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑडियो बुक है वो रिकॉर्ड करके दूंगा, समरी रिकॉर्ड करके दूंगा, एक बार फिर से डाल ही दी थी मैंने कल कल वैसे समरी, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक तो है। बेसिकली लाइक आप लाइन मतलब एक एक लाइन नहीं पढ़ाओगे, लाइक बेसिकली समरी? मैंने सोचा था लाइन बाय लाइन भी पढ़ाने का, लाइन बाय लाइन भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए ही उसको समरी को रिकॉर्ड करा है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कनेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन बाय लाइन में हर कोई थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। हम लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइन बाय लाइन में, आप अगर चाहो तो। और अगर आपको कोई लाइन समझना है तो उसको आप पूछो मेरे से, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे मैंने ऑडियो बुक में ऐसे ट्राई करा है उसको पढ़ने का, उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब एम हैवल को एक कैरेक्टर दिया है, फ्रांस को एक कैरेक्टर दिया है, ताकि आपको वो इमोशन और वो मीनिंग समझ आ जाए। और आपको अगर कोई भी वर्ड समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लो, और लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं, आप अपना कंफर्ट बताओ। ये कोई भी ऐसे फिक्स नहीं है कि अच्छा लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे, हम यही करेंगे। सब कुछ फ्लेक्सिबल है, ये आप लोगों का वर्कशॉप है, आपका बूट कैंप है, इंग्लिश बूट कैंप, ठीक है। लाइक बेसिकली लाइन बाय लाइन करने से क्या होता है ना कि लाइक डीप मीनिंग पता चलता है, अगर उस लाइन से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वी कैन अटेम्प्ट दैट, मतलब अच्छे हाँ से अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसलिए ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेसन में एक बार इसको लाइन बाय लाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप एक बार इसकी ऑडियो बुक पढ़ के आ जाना, ठीक है, ओके ओके। मतलब पढ़ के इन द सेंस सुन के आ जाना ऑडियो बुक, और फिर इसको लाइन बाय लाइन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत लगेगी आपको लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेट डेज पे होगा क्या क्लास आपके? क्लास तो मतलब काम हर दिन होगा, इन द सेंस कि कुछ एक एक क्वेश्चन, दो दो होमवर्क, दो दो क्वेश्चन, होमवर्क चलता रहेगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन चलते रहेंगे। लेकिन जो सेशंस होंगे, लाइव सेशन होंगे, वो डिपेंड करेंगे कि आप कितना जल्दी उस होमवर्क को कंप्लीट कर लोगे। जैसे अगर मैं आपको जो 2 क्वेश्चन दूंगा आज, वो पिजन वाले और वो वाला, अगर उसको आप आज ही कंप्लीट करके मेरे को दे दोगे तो आपका सेशन कल ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसको एक बार रिसर्च करना चाहते हो, एक दिन चाहते हो, ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो, और कुछ कुछ चीजें आपको डाउट्स हैं वो देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम परसों रख लेंगे लेसन। तो ये सब कुछ इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता ना कि मैं अगर रोज लेसन ले लूं और आप लोगों को प्रॉब्लम हो, समझ ना आए। तो ऐसा है, रोज भी हो सकता है, कोई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता देना मेरे को, ठीक है। ओके ओके। आपको क्या प्रेफरेबल है? लाइक रोज तो प्रेफरेबल नहीं है, लाइक ऑल्टरनेट डेज या फिर वीकली 2 या 3 डेज, बिकॉज और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लाइक मेरे तो इकोनॉमिक्स की ट्यूशन है, मैथ्स की ट्यूशन है, एंड देन आई गेस मैं साइकोलॉजी का ट्यूशन भी लूंगी शायद, एंड मैं देन तो स्कूल के क्लासेस साइकोलॉजी, सारे मैं सारे मतलब रिज्यूम हो रहे साइकोलॉजी मतलब एज अ थर्ड सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल हैं। एजुकेशन है। नो नो नो, आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। हाँ, ओके। या सो ह्यूमैनिटीज में यस। मैथ्स भी पढ़ाते हैं? या ऑफ कोर्स। मेरे को नहीं पता, मैं तो पीसीएम का था। अच्छा है, लेकिन मैं मतलब पूरी जिंदगी अपने साइकोलॉजी पढ़ना चाहता था और फिलोसफी भी पढ़ना चाहता था। और मेरे को ओके मेरे घर वाले मतलब फिलोसफी मत झाड़ ऐसे बोलते थे, तो मतलब बचपन से सोचता था कि फिलोसफी पढ़ूंगा, साइकोलॉजी पढ़ूंगा। ओके। अच्छा था, पढ़ूंगा लेकिन कभी ना कभी, ठीक है। या साइकोलॉजी मतलब अभी तक बेसिकली इट्स अ गुड सब्जेक्ट, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, आप अपने बारे में भी काफी कुछ जानते हो। हाँ, क्योंकि मतलब है ना, ऐसे जैसे जब बचपन में सीआईडी और ये सब दिखता था, तो सोचता था कि मतलब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहता था। मैं हमेशा जैसे कोशिश करता हूँ ना, जैसे अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो उनकी पूरी साइकोलॉजी, को कोई चीज बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, वो किसी चीज से परेशान है तो क्यों परेशान है, और उनको उस प्रॉब्लम से कैसे निकाला जाए, और ऐसा भी ना लगे कि उनको मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ऐसी चीजें मतलब कॉलेज में ट्राई करता था, और करी भी है मैंने, बहुत सक्सेसफुली चीजें करी हैं। कुछ ओके लोगों से बात करी है, जो आसाम वाला लड़का था वो भी मतलब इसी चक्कर में बात हुई थी, प्रॉब्लम चल रहा था उसका। तो ओके। इसीलिए बेसिकली असम में कहाँ से है? यार ये तो मेरे को नहीं पता, मेरी उससे बात हुई थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसने मेरे को कोरा पे अप्रोच करा था। कोरा आप जानते हैं कोरा? नो। कोरा इज बेसिकली अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे जाके, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
फेसबुक के ओके। सीटीओ ने ही बनाया है उसको, अब तो नहीं है वो सीटीओ फेसबुक का, लेकिन बहुत अच्छा मतलब टेक्निकल पर्सन है और उन्होंने ही बनाया है उसको कोरा को। और बहुत अच्छी साइट है, आप देखो बहुत काम की साइट है, वैसे तो पता होगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मतलब याद नहीं होगा, क्या तो देखा हुआ होगा, कुछ वैसे हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखना। तो ये था। बस एक आखिरी चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्लासरूम में पहले कैसा माहौल था और बाद में कैसा माहौल था, और उसके बाद फिर आपसे रिव्यू लेते हैं और सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो क्लासरूम में पहले क्या होता था, बहुत चहल पहल होती थी, ग्रेट बसल होती थी जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, नॉइजेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होती थी, लेसन्स को रिपीट करते थे यूनिजन में, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, और टीचर अपने रूलर को स्ट्राइक कर रहा होता था ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि बच्चे चुप हो जाएं, या फिर अथॉरिटी डोमिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, हमारे टीचर रूलर्स तो नहीं अलाउड है क्लासरूम में, पर डस्टर को मैंने देखा है मेरे स्कूल में भी। हालांकि मेरे टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो चुप कराने के लिए बच्चों को डस्टर यूज करते थे, ठीक है। तो जब जब आखिरी लेसन वाले दिन बहुत स्टिल और क्वाइट था माहौल, एवरीबडी अपनी प्लेस में पहले से ही मौजूद थे, कोई ऐसे रोम नहीं कर रहा था क्लास में, कोई इधर उधर नहीं जा रहा था, कोई बंक नहीं करना चाहता था, हर कोई अटेंड करना चाहता था, बहुत अटेंटिव थे। और एम हैमल अप एंड डाउन पेस कर रहे थे क्लासरूम में। जैसे कि क्लासरूम में जो अगर आप देखें क्लासरूम कैसा होता है, डेस्क होती हैं और उसके बाद एक टीचर की डेस्क होती है ना? तो टीचर की डेस्क से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वो ऐसे फेस कर रहे थे, और पूरी क्लास में वो चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ सोच रहे थे, परेशान थे, वो चाहते थे कि वो आज आखिरी लेसन में ही बेस्ट वैल्यू कैसे दे दो। और फ्रांस स्केयर्ड टू एंटर था पहले, लेकिन जब वो एंटर हुआ तो उसको ना डांट पड़ी। बाकी दिनों में लास्ट लेसन से पहले उसको डांट पड़ती थी और उसको होमवर्क के लिए पूछा जाता था, लेकिन आज के दिन ना उसे डांट पड़ी, ना उसे कुछ खरी खोटी सुनाई गई, और बहुत प्यार से और बहुत अटेंटिवली पूरे दिल से पढ़ाया गया बाय एम हैमर, ठीक है। हाँ। देखो, इस चैप्टर का क्रक्स तो यही है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में जो हमारे फ्लेमिंगो में है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा इस चैप्टर में। आप एक बार उस चैप्टर को जाके देखो, एक बार मेरी ऑडियो बुक सुनो, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश पूरे दिल से बनाई थी ऑडियो बुक। उसमें मैंने ट्राई करा था कि जो मैं हर कैरेक्टर को एक आवाज दी थी अलग, हर कैरेक्टर को एक इमोशन दिया था, और आ जाना चाहिए समझ। अगर नहीं कुछ उसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हम उसको लाइन बाय लाइन ले सकते हैं, या फिर हम ये भी काम कर सकते हैं कि मैं उसको लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड कर दूंगा और वो भी भेज दूंगा। तो ऐसे भी हो सकता है, आप बता देना जो भी आपका प्रेफर्ड वे हो। और अब आप मेरे को बताओ कि आपको कुछ समझ आया आज, कैसा लगा आज आपको? No, the session was good, but just एक timing का issue है कि morning 6 is too early for me because I'm not a morning person. Like मैं basically रात को सोती हूँ 3 या 4 बजे, so अरे बाप रे, that's the reason. 3-4 मतलब बजे सोते basically हो? like हाँ हाँ I'm बताओ। a night person. मेरे को नहीं समझ आता दिन में, मतलब लाइक मेरे जो रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑल और थे वो सब मैं रात को ही करती हूँ। बस दिन में आई फील कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, लाइक अगर आप बैठो तो कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो बीच में पॉज हो जाता है, तो वो मेरे को नहीं समझ आता। मतलब इफ आई एम डूइंग समथिंग कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे को उस चीज पे। सही है, मैं भी अपने 12th क्लास में ऐसा ही था, मतलब इवन मेरी तो लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि मैं क्या करता था, मैथ्स में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था 12th क्लास में, क्योंकि मैं कोचिंग कर रहा था कहीं से और स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे थे, तो मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था 12th क्लास में। तो हुआ क्या था कि मेरे जो फादर थे वो बहुत उनको लग रहा था कि मैं स्ट्रगल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रात को जागता हूँ, रात को पढ़ता हूँ। तो इवन वो मेरे टीचर्स से भी कंप्लेन करते थे मेरे बारे में, कि मेरे फादर कंप्लेन करते थे कि मैं रात को पढ़ता हूँ, और मैं अपने टीचर्स को बोलता था प्लीज मेरे फादर को आप समझाओ कि रात में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं ऐसे ही मतलब क्या करता था, अपने लिए चाय बनाता था रात को 12 बजे, 3-4 बजे सोता था, फिर उठता था 7 बजे, सुबह स्कूल भी जाता था। हालत मेरी टाइट ही थी 12वीं क्लास में। अच्छा, ओके ओके। अच्छा है, लेकिन फिर ये वो समझ गए बेसिकली थे। लाइक हाँ, या लाइक बेसिकली अभी तो हमारे स्कूल से ही ना, मतलब ऑनलाइन क्लास होते हैं, तो वो इतना कुछ नहीं है, मतलब करना है करो, नहीं करना है मत करो, सो इसलिए।
अच्छा, आपको एक बार बताओ, आपको रात को 9 पीएम के बाद कंफर्टेबल है, 10 पीएम या फिर 9:30 या फिर 10:30, ऐसे कुछ कंफर्टेबल है 10 रात को? 9:30 से मेरे मैथ्स क्लासेस होते हैं ट्यूशन वाले। अच्छा, अच्छा। तो आप फ्री कब हो, अच्छा ये बताओ? फ्री मतलब मेरा बेसिकली कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब मैं खुद भी ट्यूशन करवाती हूँ, सो इसलिए मेरा भी कभी भी हो जाता है। और लाइक मेरे जो ट्यूशन टीचर है वो भी मतलब बेसिकली मैथ्स वाला फिक्स है पर इकोनॉमिक्स वाला फिक्स नहीं है। और आज से तो हमारी स्कूल के क्लासेस रिज्यूम हो रहे हैं, सो लाइक अभी लाइक मॉर्निंग 8 से लेके 2 तक तो पूरा पैक रहता है शेड्यूल। मतलब मंडे टू सैटरडे तो पूरा पैक है, फिर उसके पूरा बाद राज्यसभा ट्यूशन। सेशन चलता है पूरा। हाँ पूरा लाइक अगर एक भी मिस करो तो फिर मतलब पेरेंट्स के पास मैसेज जाते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान जाने वो लोग। तो हाँ, फिर वो मैं इसीलिए। समझता हूँ, मैं समझता हूँ। चलो कोई नहीं, बाकी बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या टाइम बैठता है, उसको रखते हैं अभी। लेकिन जब तक कोई टाइम नहीं बैठता तो हो सकता है स्टार्ट में हम एक दो क्लासेस तक 6 बजे रखें सुबह, और उसके बाद ओके ओके देखते हैं, करते हैं, मैं कुछ करता हूँ, टाइमिंग का कुछ करता हूँ, ठीक है? ओके ओके चलो तो इसको बंद करते हैं। आशा करता हूँ, ओके होप ओके करता हूँ थैंक कि दैट यू एंजॉयड द सेशन। और आपको मैं बहुत सारे यू। नोट्स दूंगा यहाँ पे, मेरे पास पूरे नोट्स पड़े हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स पड़े हैं, इसको आप गो थ्रू करना, आपको कुछ भी समझना है मुझसे पूछना, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर तो समझा दिया है, लेकिन हाँ अब आपकी मेहनत के ऊपर है ना? या एंड लिंक जो आपने बोला था। ग्रुप पे डालता हूँ सब, चिंता मत करो। ओ ओके ओके चलो, बाय, गुड नाइट, और ये बात याद रखना ओके कि इट्स नॉट हु आई एम अंडरनीथ, बट व्हाट आई डू, दैट डिफाइंस मी, जो कि बैक में भी बोला था। तो अपना पूरा ट्राई करना, बिल्कुल भी ओके उदास मत होना किसी भी बात से, ठीक है? चलो, बाय, गुड गुड बाय। ओके बाय।